हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने देखा था रोटर एनालिसिस। उसमें हम लोगों ने देखा कि हमारा ईएमएफ क्या होगा जब हम अपनी स्लिप कम रखेंगे या ज़्यादा रखेंगे। फिर हमने देखा हमारा करंट क्या होगा, इम्पीडेंस क्या होगा और हमारी पावर क्या होगी। आज हम लोग देखेंगे डेवलप्ड टॉर्क। हम अपनी टॉर्क को डेवलप कैसे करेंगे, हमको क्या क्या उसमें चाहिएगा, और हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, आज हम लोग ये सब देखने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग अपना शुरू करते हैं, जो कि है हमारा डेवलप्ड टॉर्क। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पावर का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया है वो क्या होता था, टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड। अब अगर यहां से मुझे टॉर्क निकालना हो तो मेरा पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर अपॉन एंगुलर स्पीड। और ओमेगा क्या है यहाँ पे, ओमेगा है एंगुलर स्पीड ऑफ रोटर। तो एंगुलर स्पीड ऑफ रोटर है हमारा ओमेगा। ठीक है, अब अगर मुझे यहां से डेवलप्ड टॉर्क निकालना है तो मुझे यहाँ कौन सी पावर चाहिएगी, डेवलप्ड पावर। और यहाँ क्या चाहिएगा मुझे, रोटर की एंगुलर स्पीड चाहिएगी। हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, जो एनआर होता है, स्पीड जो होती है रोटर की, वो क्या होती थी, एनएस इंटू वन माइनस स्लिप। अगर मैं इसको रोटर की फॉर्म में लिखूं तो ओमेगा आर हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा एस इंटू वन माइनस एस। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये हमारा डेवलप्ड टॉर्क जो है, मैंने पावर आपको क्या बताई थी, एयर गैप पावर इंटू वन माइनस स्लिप। ये हमारी कौन सी पावर होती है, डेवलप्ड पावर या इंजेक्टेड पावर, जो हम लोग रोटर को देते हैं। और ओमेगा आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा एस इंटू वन माइनस एस। अब हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा बच्चों, ये वन माइनस एस और ये वन माइनस एस हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो जो हमारा डेवलप्ड टॉर्क आया वो हमारा आया एयर गैप पावर डिवाइडेड बाई एंगुलर स्पीड ऑफ स्टेटर एस। ओमेगा एस हमारा आया स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से, अगर हम डिवाइड कर देंगे अपनी एयर गैप पावर को तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, हमको डेवलप्ड टॉर्क मिल जाएगा। ये था हमारा डेवलप्ड टॉर्क का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट किसका, इंडक्शन मोटर का। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। डेवलप्ड टॉर्क हम लोगों ने निकाला, वो क्या होता है, एयर गैप पावर अपॉन स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की एंगुलर स्पीड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम लोग देखेंगे बच्चों इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, हमारा स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग देखेंगे और रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग देखेंगे। फिर हम अपने उसको सर्किट को क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो यही सब आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट, ये आज हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब इक्विवेलेंट सर्किट हमारा इसका कैसा बनेगा, तो ये मैंने आपको बताया था सेम कैसा होगा, ये सेम हमारा होगा ट्रांसफार्मर की तरह। ठीक है बच्चों, ये हमारी हो गई नो लोड ब्रांच, जो इसको हम ट्रांसफार्मर में क्या बोलते थे, नो लोड ब्रांच हम इसको बोलते थे। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, टैपिंग हो गई। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ये हमारा हुआ बच्चों क्या, R2 बाई एस रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया JX2 और ये हमारा हो गया JX1 और ये हमारा क्या हो गया R1। ठीक है, और हमारा यहाँ वोल्टेज सप्लाई हम लोगों ने क्या दिया है, V1 दिया है। इसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल r1। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया RC और ये हमारा हो गया
एक्स एम, एम है ई है, हाँ एक्स एम हम लोगों ने लिया हुआ है। ये जो हमारा सर्किट हुआ बच्चों, वो हमारा सर्किट हो गया स्टेटर सर्किट का। स्टेटर का सर्किट हमारा ये है, और ये जो हमारा सर्किट है वो हमारा सर्किट है रोटर का सर्किट। ये हमारा है रोटर का। N1 में हम लोगों ने मान लिया N1 टैपिंग है, और N2 में हमने मान लिया N2 टैपिंग से, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट किसका है? इंडक्शन मशीन का हमारा कंप्लीट सर्किट है। R1 हमारा स्टेटर का रेजिस्टेंस है, R2 बाई एस हमारा रोटर का रेजिस्टेंस है, JX1 हमारा स्टेटर का रिएक्टेंस है, JX2 हमारा रोटर का रिएक्टेंस है, और ये है हमारी नो लोड ब्रांच जिसका रेजिस्टेंस है RC, रोटर कॉपर लॉस रेजिस्टेंस ये है, और ये है हमारा रिएक्टेंस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे, किसको? रोटर वाली साइड को हम लोग क्या करेंगे, स्टेटर की साइड ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर रोटर सर्किट टू स्टेटर साइड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले सर्किट को हम लोग इसी में मर्ज करेंगे, ठीक है। तब हमारा सर्किट हम लोगों को कैसा दिखेगा? हमारा सर्किट हम लोगों को दिखेगा, यहाँ हमारा स्टेटर का रेजिस्टेंस, ये रिएक्टेंस हमारा हो जाएगा, और ये हमारी हो जाएगी नो लोड ब्रांच, इसके बाद हमारा रोटर का रिएक्टेंस, और ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा ट्रांसफर करने के बाद सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट किसका? इंडक्शन मशीन का। जब हमने रोटर साइड को किधर ट्रांसफर कर लिया, स्टेटर साइड ट्रांसफर कर लिया, तो ये हमारा हो गया R1, ये हो गया हमारा JX1, ये हो गया RC, ये हमारा हो गया JXM, और ये हमारा हो गया JX2, और ये हमारा क्या हो गया R2 बाई एस, जो कि है हमारा वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये स्लिप पे डिपेंड कर रहा है, और हमारी स्लिप नो लोड से लेके फुल लोड तक क्या करती है बच्चों? वेरी करती है। इसलिए हमारा जो रेजिस्टेंस है सिर्फ वो डिपेंड करेगा स्लिप पे। हमारा रिएक्टेंस या फिर हमारा EMF, कोई भी चीज स्लिप पे डिपेंड नहीं करेगी। स्लिप बढ़ेगी या घटेगी उससे हमारे EMF पे या रिएक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना रिएक्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा सिर्फ हमारे रेजिस्टेंस पे, ठीक है। यहां तक समझ आया होगा। अब यहाँ जो हमारा N1 डैश, ये R2 डैश की वैल्यू आएगी, वो हमारी आएगी R2 N1 डैश बाई N2 डैश का होल स्क्वायर, और जो हमारी X2 डैश की वैल्यू आएगी वो आएगी X2 N1 डैश N2 डैश का होल स्क्वायर। अब मैंने ये N1 और N2 की जगह N1 डैश X2 डैश क्यों लिखा है बच्चों? ये मैंने लिखा है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, N1 डैश एंड N2 डैश बिकॉज ऑफ वाइंडिंग फैक्टर। मैंने आपको पढ़ाया था वाइंडिंग फैक्टर KW, ठीक है। तो ये हमारा वाइंडिंग फैक्टर की वजह से मैंने N1 डैश N2 डैश लिखा है, जो कि हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, N1 डैश की जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी N1 K टाइम्स ऑफ KW W1, और N2 डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी N2 KW2। इसकी वजह से मैंने क्या लिखा है N1 डैश और N2 डैश। क्यों? क्योंकि इंडक्शन मशीन में हमारा जो है वाइंडिंग वो शॉर्ट पिच्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जिसकी वजह से हमको वाइंडिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, किसमें? अपने इसकी टैपिंग्स में और इसकी टैपिंग्स में हमको ये मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो हम लोगों ने क्या देखा, पहले हम लोगों ने कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। स्टेटर की साइड हमारी ये वाली साइड है, रोटर की साइड हमारी ये वाली है। उसके बाद हमने क्या किया, ट्रांसफर कर लिया रोटर की तरफ, स्टार्टर की तरफ हमने रोटर को ट्रांसफर करा। उसके बाद हमारा जो सर्किट है वो ऐसा हमको दिखा। वहां से हमने R2 डैश और X2 डैश की वैल्यू निकाली, वो हमारी आई R2 N1 डैश बाई N2 डैश का स्क्वायर और X2 N1 डैश और बाई X2 डैश का स्क्वायर। N1 डैश और N2 डैश हम लोगों ने क्यों लिया? वो हम लोगों ने लिया वाइंडिंग फैक्टर की वजह से, क्योंकि हमारी जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट पिच्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम लोगों ने N1 डैश और N2 डैश यहाँ से लिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आया?
नहीं आया है, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखेंगे हम, जो हमारा आरसी है, नो लोड ब्रांच का जो हमारा कॉपर लॉस है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे सर्किट का, और हम लोग इम्पीडेंस निकालेंगे, और हम लोग क्या बनाएंगे, थेवेनिन सर्किट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब जो है हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे किसको, आरसी को हम लोग नेगलेक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे। तो हमारा जो सर्किट बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा, यहाँ R1, ये X1 और यहाँ XM हो जाएगा, बाकी हमारा JX2 और ये R2 सेम रहेगा। अब हम लोगों ने क्या देखा, जब हमने अपने आरसी को नेगलेक्ट कर दिया, हमने माना कि हमारे सिस्टम में कोई भी लॉस नहीं है, तब हमारा यहाँ क्या हो गया, R1, ये हो गया JX1, ये हो गया JXM, ये JX2 और ये हमारा हो गया R2/S, जो कि है वेरिएबल, ठीक है। जब हमने अपने आरसी को नेगलेक्ट कर दिया, अब हमने क्या माना, हमने माना यहाँ हमारा A पॉइंट है, यहाँ हमारा B पॉइंट है। क्यों हमने ये माना, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है थेवेनिन वोल्टेज। अब जब हमको यहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रांच को और इस ब्रांच को हम लोग क्या करेंगे, खोल देंगे, ओपन कर देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। ये करने के बाद जब हम अपना थेवेनिन वोल्टेज बच्चों निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी V1। ये जब हमारा पोर्शन पूरा हट जाएगा तो उसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, XM/XM प्लस X1। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे मानेंगे जो हमारा X1 प्लस XM है वो बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, R1 से, तो हम R1 को भी यहाँ नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारी जो एक थेवेनिन वोल्टेज आएगी बच्चों, वो आएगी हमारी V1 इंटू X1/XM प्लस XM, ठीक है। ये हमारी थेवेनिन वोल्टेज आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे, नाउ कैलकुलेट थेवेनिन इम्पीडेंस। अब जो हमारी थेवेनिन इम्पीडेंस की वैल्यू आएगी बच्चों, मैं आपको डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखवा देता हूं, वो हमारी क्या आएगी, वो आएगी ZTH बराबर RC प्लस JXC। ये हमारी क्या आई, ये हमारी आ गई थेवेनिन इम्पीडेंस की वैल्यू। यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अब जो मैं इसकी इक्वेशन आपको लिखवा रहा हूं, मैं आपको यहीं नीचे लिख देता हूं। अब जो हमारी टॉर्क डेवलप्ड होके आएगी वो इक्वेशन में लिखवाऊंगा, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। हम लोगों ने क्या किया, थेवेनिन वोल्टेज हम लोगों ने निकाला, थेवेनिन इम्पीडेंस हम लोगों ने निकाला। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक सर्किट बनाएंगे। यहाँ हमारा VTH हो गया, ये हमारा लोड हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा RL लोड और ये हमारा हो गया थेवेनिन इम्पीडेंस। इसकी वैल्यू हम इसमें रख के क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, वहां से हमको क्या मिलेगी, टॉर्क की वैल्यू हमको वहां से मिल जाएगी। तो अब हम लोग टॉर्क की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक है, जो कि हमारी आएगी टॉर्क और स्लिप के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स ड्राइव करेगी। वो कैसी हमारी जो ग्राफ है वो टॉर्क और स्लिप के बीच में बनेगा, वो हम इस इक्वेशन की हेल्प से देखेंगे, ठीक है। फिर से हमारा वही सिलसिला चलेगा, टॉर्क अगर कम है तो करंट क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, पावर क्या होगी। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा, टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा M/ओमेगा/S मल्टीप्लाई VTH का स्क्वायर RC प्लस R1/S सॉरी R2 डैश का होल स्क्वायर प्लस XC प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर इंटू
R2 डैश बाई एस। ये आई हमारी कंप्लीट टॉर्क इक्वेशन। ये जो है बच्चों, ये है हमारी टॉर्क इक्वेशन, जिसको हम बोलेंगे कंप्लीट टॉर्क इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी टॉर्क की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे जो ये m है, ये हमारा क्या है, m है हमारा नंबर ऑफ फेजेस। अगर हमको 3 फेज इंडक्शन मोटर बनानी है तो m इज इक्वल्स टू 3 फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। और अगर हमने m इक्वल्स टू 1 लिया है तो वो बनेगी हमारी 1 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन आ गई किसकी, टॉर्क की इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोगों ने देखा m जो है वो हमारा नंबर ऑफ फेजेस है। अगर m की वैल्यू हम लोग 3 ले रहे हैं तो 3 फेज इंडक्शन मशीन हमारी बनेगी। अगर m की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं तो हमारी 1 फेज इंडक्शन मशीन हमको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, अब कुछ कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को इसके बाद बताऊंगा कि स्लिप अगर हमारी लो और हाई है तो हमारी टॉर्क क्या होगी, हमारा करंट क्या होगा, और हमारी बाकी की चीजें क्या होंगी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टॉर्क। अगर हमारी स्लिप की वैल्यू लो है तो हमारी जो टॉर्क होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्लिप के। इफ स्लिप इज लो, ठीक है, तो हमारी जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्लिप के। अब अगर हमारी स्लिप की वैल्यू क्या है, हाई है, इफ स्लिप वैल्यू इज हाई, तो जो हमारी टॉर्क है वो क्या होगी, वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्लिप के। तो हमारी जो टॉर्क है वो हम लोगों ने क्या देखा, अगर हमारी स्लिप की वैल्यू कम है तो हमारी टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्लिप के। अगर हमारी स्लिप कम है तो अगर स्लिप हमारी थोड़ी सी बढ़ेगी तो टॉर्क भी हमारी थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन अगर स्लिप की वैल्यू हाई है तो अगर स्लिप हमारी कम बढ़ रही है तो टॉर्क हमारी ज्यादा बढ़ेगी, और स्लिप अगर हमारी कम घट रही है तो हमारी टॉर्क ज्यादा घटेगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनली एक दूसरे के होंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हमारा रोटर पावर फैक्टर क्या होगा, स्लिप इज लो, स्लिप इज हाई, तो हमारा पावर फैक्टर कैसा होगा। ठीक है, अगर हमारी स्लिप लो है बच्चों तो स्लिप की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, पहली बात तो ये बताइए, हमेशा मिनिमम होनी चाहिए। स्लिप की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो हमारे रोटर की स्पीड घट जाएगी। तो अगर हमारी स्लिप की वैल्यू लो है, कम है, तो पावर फैक्टर हमेशा हाई होगा। और अगर हमारी स्लिप की वैल्यू हाई है तो पावर फैक्टर हमेशा हमारा क्या होगा, लो होगा। ये केस हमारा किसका हो गया, ये केस हो गया हमारा पावर फैक्टर के लिए। अगर स्लिप की वैल्यू हमारी हाई है तो हमारा पावर फैक्टर लो होगा, और अगर हमारी स्लिप की वैल्यू लो है तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, हाई होगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, रोटर करंट की। करंट की वैल्यू क्या होगी अगर हमारी स्लिप कम है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर स्लिप की वैल्यू लो है और स्लिप की वैल्यू हाई है, ये बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा है। अगर हमारी स्लिप की वैल्यू कम है तो जो हमारा करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्लिप के। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको क्या लग रहा होगा कि जब हमारी स्लिप कम है तो करंट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्लिप के, तो हाई होने पे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जी नहीं, जब स्लिप की वैल्यू हाई होगी तो हमारा जो करंट है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिप, वो स्लिप पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, तो जो हमारा करंट है वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा स्लिप से। मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए। अगर स्लिप की वैल्यू लो है तो हमारी टॉर्क क्या होगी, हाई होगी, और अगर हमारी स्लिप की वैल्यू हाई है तो हमारी टॉर्क क्या होगी, कम होगी। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया पावर फैक्टर।
अगर स्लिप की वैल्यू कम है तो हमारा पावर फैक्टर हाई मिलेगा, और स्लिप की वैल्यू अगर हमारी ज्यादा है तो पावर फैक्टर हमको कम मिलेगा। ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया करंट। अगर स्लिप की वैल्यू कम है तो करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्लिप के। और अगर करंट की वैल्यू स्लिप की वैल्यू हमारी हाई है तो हमारा करंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो स्लिप पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट हमारे थे। अब मैं आपको यहां से बताऊंगा मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला। मैक्सिमम टॉर्क हमारा किस उस पे होगा। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। आपके लिए इतना ही बहुत है, इतना आप लोग याद रखिए। बहुत ज्यादा डेरिवेशन करेंगे, आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ याद आपको रखना है। आपके लेवल का यही है। ठीक है। आराम से आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन आपके इसी से लग जाएंगे। बाकी मैं आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क को हम लोग क्या कहते हैं, एक नाम और उसका होता है मैक्सिमम टॉर्क is also called as pull out torque, also called as पुल आउट टॉर्क, इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्लिप की वो वैल्यू जिसपे हमारी मैक्सिमम टॉर्क हमको मिलेगी, तो वो वैल्यू क्या होगी, स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क अकर्स। स्लिप की वो क्या वैल्यू होगी जिसपे हमारी टॉर्क मैक्सिमम होगी, तो वो हमारी होगी R2 डैश बाई X2 डैश। जब हमको ये वैल्यू मिलेगी, तब हमारी स्लिप की ये वैल्यू जब होगी, तब हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगी हमारी मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, इस वैल्यू पे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की आएगी, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारी, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होगी 3 फेज इंडक्शन मशीन के लिए 3 बाई ओमेगा एस V1 स्क्वायर 2x2 डैश। ये हमारी होगी मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू। ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी बच्चों, ये हो गई हमारी मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू। और ये हमको किस वैल्यू पे मिलेगी, ये हमको स्लिप की इस वैल्यू पे मिलेगी। जब हमारी स्लिप की वैल्यू R2 डैश बाई X2 डैश होगी, तब हमारी मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू 3 बाई ओमेगा एस V1 स्क्वायर 2x2 डैश का होल स्क्वायर हमारा वैल्यू होगी। ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क का जो हमारा फॉर्मूला है, एक सेकंड रुकिएगा, फॉर्मूला फॉर स्टार्टिंग टॉर्क जो हमारा आएगा बच्चों, वो हमारा है 3 फेज इंडक्शन मशीन के लिए 3 बाई ओमेगा एस V1 का स्क्वायर इंटू R2 डैश डिवाइडेड बाई X2 डैश इंटू स्लिप। ठीक है। ये हमारा किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है हमारा स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला। ये है हमारी मैक्सिमम टॉर्क और ये है हमारी स्टार्टिंग टॉर्क। तो हम लोगों ने यहां से क्या देखा कि जो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क है बच्चों, वो डिपेंड करेगी किस पे, स्लिप पे। क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या लगाएंगे, रोटर रेजिस्टेंस हम लोग लगाएंगे। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो है हमारी, वो हम लोगों ने यहां से देखा, जो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R2 डैश के। और स्टार्टिंग टॉर्क हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, और ये हमारा क्या है, ये है रोटर रेजिस्टेंस। और हमारा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, स्लिप पे। रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो स्लिप पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्लिप हमारी नो लोड से फुल लोड तक वेरी करती है, तो हमारा रोटर रेजिस्टेंस वेरी करता है, तो हमारी स्टार्टिंग जो टॉर्क होगी वो भी वेरी करेगी। यही हम लोग देख रहे हैं इतनी देर से कि जब हमारी स्लिप बढ़ेगी तब क्या होगा, घटेगी तब क्या होगा। हमको बस इतना याद रखना है कि जो हमारी स्लिप है या फिर जो हमारा रोटर रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, वो करता है स्लिप पे डिपेंड। तो जब हमारी स्लिप वेरी करेगी तो हमारा रोटर रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा, जिसकी वजह से हमारी स्टार्टिंग टॉर्क भी वेरी कर जाएगी। ठीक है। और मैक्सिमम टॉर्क जो हमारी होती है वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। मैक्सिमम टॉर्क में कहीं भी आपको R2 डैश नहीं दिख रहा, ना स्लिप दिख रही। इसीलिए अगर यहाँ स्लिप होती
तो ये रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता, और अगर यहाँ सिर्फ रोटर रेजिस्टेंस होता तो भी ये स्लिप पे डिपेंड करती। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा, दो कंक्लूजन हम लोगों ने देखे। स्टार्टिंग करंट जो हमारा होगा, सॉरी स्टार्टिंग टॉर्क जो हमारी होगी वो डिपेंड करेगी हमारी स्लिप पे और रोटर रेजिस्टेंस पे, जबकि मैक्सिमम टॉर्क हमारी ना रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड होगी ना स्लिप पे डिपेंड होगी। ठीक है, इतना हम लोगों ने यहां से देखा। इसके बाद ठीक है, ये आपका हो गया। मैं आपको बस दो कंक्लूजन लिखवा दूं यहां से, फिर हमारा ये टॉपिक भी खत्म। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंडक्शन मशीन का, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं आपको दो कंक्लूजन लिखवा देता हूं, वो आप लोग याद रखिएगा बस। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि हमारी जो मैक्सिमम टॉर्क है वो डजंट डिपेंड ऑन रोटर रेजिस्टेंस। जो हमारी मैक्सिमम टॉर्क है वो डिपेंड नहीं करेगी रोटर रेजिस्टेंस पे, लेकिन जो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क है वो डिपेंड करेगी किस पे, रोटर रेजिस्टेंस पे। और जो हमारी स्लिप है वो नो लोड टू फुल लोड बढ़ती है। R2 डैश बाई RS वैल्यू होती है हमारी किसकी, रोटर रेजिस्टेंस की ये वैल्यू है। तो जब हमारी स्लिप जो है वो बढ़ेगी तो हमारा NR क्या होता है, NR इक्वल टू NS इंटू 1 माइनस S। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, अगर हमारी स्लिप बढ़ेगी, एक मिनट रुक जाइए, NR हमारा होता है NS इंटू 1 माइनस S। तो अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं स्लिप की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारी रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा हमारा, अगर हम इसको ओमेगा आर की फॉर्म में लिखते हैं तो ओमेगा एस इंटू 1 माइनस एस, स्लिप के बढ़ जाने से एंगुलर रोटर स्पीड जो है बच्चों वो क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। तो मशीन हमारी क्या करेगी, उसमें क्रॉलिंग की दिक्कत आ जाएगी। क्रॉलिंग का मतलब होता है कि मशीन हमारी कम स्पीड पर चलने लगेगी। मशीन की स्पीड जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, NS/7 हो जाएगी। इस स्पीड पे हमारी मशीन चलने लग जाएगी। अगर रोटर कम हो गई, इसमें क्रॉलिंग की दिक्कत बन जाएगी। स्पीड कंट्रोल के बाद मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा क्रॉलिंग, उसमें मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि हमारी स्पीड धीरे हो जाने से हमको क्या दिक्कत होगी। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यहाँ तक सब समझ आ रहा होगा। नहीं कोई बात समझ में आ रही है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन लगाते रहिए। मैं आपसे बार बार कहूंगा जो सब्जेक्ट हो चुका है, सिंक्रोनस मशीन हमारा हो चुका है, उसके क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए। इसकी भी तैयारी, जितना यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, यहाँ से आपको जो क्वेश्चन मिल जा रहे हैं उतने क्वेश्चन आप यहाँ से लगाइए। अगर क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे भेजें, आप क्वेश्चन भेज सकते हैं कमेंट में, अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा के पढ़िए। हर हर महादेव।